नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीपी सिंह कमेटी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने यह कमेटी गठित की है। किस लिए? देखो, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज। एक आंकड़ा हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, 12 लाख स्टूडेंट्स अभी फिलहाल यूएसए में हैं दूसरे देशों के, और उनमें से 2 लाख इंडिया के हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो यूएसए की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो इंडिया में ही रह के पढ़ेंगे तो इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, टैलेंट भी रिटेन होगा, और हमारे देश से जो डॉलर की फॉर्म में करेंसी है वो बाहर भी नहीं जाएगी, और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो हमारे देश में ही स्टूडेंट्स को रिटेन करने के लिए ये कमेटी गठित की गई है, डीपी सिंह कमेटी। ये कमेटी गाइडलाइंस देगी, मतलब रिकमेंडेशंस देगी सरकार को कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि वो स्टूडेंट्स जो विदेश में पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो विदेश में ना जाएं और इंडिया में ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले, यहीं शिक्षा प्राप्त करें। डीपी सिंह ये यूजीसी के चेयरमैन हैं, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 2020 के लिए ये इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया। किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन कोलैबोरेशन है OPHI की, यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की कोलैबोरेशन है UNDP के साथ। इन दोनों ने मिलकर ये इंडेक्स रिलीज किया है। ये इंडेक्स देखो हमें बताता है कि कहाँ पे, कौन से रीजन में, कौन से देश में मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या ट्रेंड है। देखो 10 इंडिकेटर्स के आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग 3 कैटेगरीज में। पहला है हेल्थ में 2 इंडिकेटर हैं, न्यूट्रिशन और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। वेटेज भी आप साथ के साथ देख सकते हो। इन तीनों कैटेगरीज की जो वेटेज है 1/3 है। हेल्थ की 1/3, एजुकेशन की 1/3 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की 1/3। हेल्थ के अंदर फर्दर 2 इंडिकेटर हैं, एजुकेशन के अंदर आप देख सकते हो 2 इंडिकेटर हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड में 6 इंडिकेटर हैं। एजुकेशन में कौन से 2 इंडिकेटर हैं? ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड्स में कौन से 6 इंडिकेटर हैं? कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, और सबसे लास्ट में एसेट्स। इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बातों पे हम चर्चा करें। ऑलमोस्ट देखो वर्ल्ड में 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, और जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं उनमें से आधे तो देखो बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। पूरे वर्ल्ड में 84% जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं वो या तो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं या फिर साउथ एशिया में रहते हैं। इंडिया स्पेसिफिक डेटा की बात करें, 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच इंडिया 273 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने में सफल रहा। बट देखो चिंता की बात यह है, इस महामारी की वजह से बहुत से लोग अब फिर से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफ़र करने लगेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इनसेट एग्जाम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने पहला इंडियन सेकुलरिस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 कंडक्ट किया, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। ये क्या है इनसेट एग्जाम? देखो इसको अनाउंस किया गया था 2020-21 के बजट में। मकसद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का ये है कि हमारी सिलेक्टेड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को सेकुलरशिप दी जा सके। समझ गए? जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया की सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सेकुलरशिप दी जाएगी। इस एग्ज़ाम में जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं उनको, ये क्राइटेरिया है फॉरेन स्टूडेंट्स को सेकुलरशिप लेने का। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? EDCIL इंडिया लिमिटेड। ये PSU है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत। स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसकी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है EDCIL इंडिया लिमिटेड।
स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। किस मकसद के साथ? मकसद देखो ये था, ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी को एनकरेज किया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके कि भैया आप इंडिया में आओ स्टडी करने के लिए। बहुत सारे यहाँ पर अच्छे कोर्सेज हैं इंडिया की टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसा हमने डिस्कस किया EDCIL इंडिया लिमिटेड, ये PSU है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मनोदर्पण के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 21 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये इनिशिएटिव देखो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, पेरेंट्स के मेंटल या फिर जो इमोशनल इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। इस इनिशिएटिव में एडवाइजरी प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिकल टिप्स, पोस्टर्स, वीडियोस, डूज एंड डोंट्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट से संबंधित। ऑनलाइन जो क्वेरीज होंगी उनको भी एड्रेस किया जाएगा। एक टोल फ्री हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाएगी जिस पे कॉल कर सकते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स। ये इनिशिएटिव लाभदायक देखो इसलिए साबित होगा क्योंकि इस महामारी के कारण स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स मेंटल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ संबंधित इश्यूज को एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आर्टिकल निष्ठा प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन HRD मिनिस्टर ने फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया। निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है ये? ये देखो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एलिमेंट्री स्टेज पर एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एलिमेंट्री स्टेज मतलब क्लास फर्स्ट से लेके 8वीं तक, इसे आप एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हो। ये एलिमेंट्री स्टेज होती है। इस प्रोग्राम का मकसद है एलिमेंट्री स्टेज पर टीचर्स को और स्कूल प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देना ताकि टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल्स बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करें। कवरेज की बात करें, इस प्रोग्राम में देखो 42 लाख पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में एलिमेंट्री लेवल पर सभी टीचर्स और स्कूल्स के हेड्स को कवर करेगा ये प्रोग्राम। इसके साथ साथ SCERTs यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स, नेक्स्ट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स और सबसे लास्ट में क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स, सभी स्टेट्स और यूटीज़ में इन सब को भी कवर किया जाएगा निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ट्रेनिंग टीचर्स की और स्कूल के हेड्स की कंडक्ट की जाएगी की रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा और स्टेट रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा। इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा और आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन किया जाएगा शुरुआती तौर पर 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा, जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा NCERT से। समझ गए? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम से जुड़े जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन की। इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करें, ये देखो लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। मकसद इस प्रोग्राम का ये है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल या फिर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग हैं उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करना, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना। इस प्रोग्राम में इकोनॉमिक, सोशल एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ पे होता है ताकि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया जा सके। मतलब इनकम बूस्ट करने की कोशिश की जाती है ट्राइबल लोगों की और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोगों की। बॉडीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस इनिशिएटिव में? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके साथ साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
इस फंड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फिलहाल 4 स्टेट्स में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर। अब बात करें इस फंड की, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल फाइनेंस मैकेनिज्म है और यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करने के लिए काम करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूरल एरियाज़ में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। तो ये हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। हमारा आर्टिकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA। टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। इस रिपोर्ट का फोकस किस पे है? चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम पर, सन प्रेफरेंस, जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, मतलब फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, इसे कहा जाता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो ये मेंस में ही इस्तेमाल होंगे, प्रीलिम में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है। जल्दी से बता देता हूं ताकि मेंस में आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सको। रिपोर्ट में कहा गया 19 हार्मफुल प्रैक्टिसेस जिनको प्रीच किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट, उनमें से 3 जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं वो इस प्रकार से हैं: फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, चाइल्ड मैरिज और सन प्रेफरेंस। मिसिंग फीमेल या फिर मिसिंग वुमन, ये टर्म क्या है? मान लीजिए, देखो अभी 1000 महिलाओं को होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन ये थी फिलहाल के समय में किसी पर्टिकुलर रीजन में 1000 महिलाएं होंगी, बट एक्चुअल में वहाँ पे महिलाएं हैं सिर्फ 900, क्योंकि कुछ फीमेल्स को पैदा ही नहीं होने दिया, भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी गई और कईयों को एज ए इन्फेंट मार दिया गया। तो इस वजह से ये सब जो वुमेन हैं जो एक्सपेक्टेशन से कम हैं उनको कहा जाता है मिसिंग वुमन। समझ गए? मतलब एक्सपेक्टेशन 1000 वुमेन की थी पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन एक्चुअल में कितनी वुमेन हुई? 900, क्योंकि 100 जो वुमेन है वो कम हो गई, 100 फीमेल कम हो गई। रीजन जैसा हमने डिस्कस किया, भ्रूण हत्या या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो आंकड़ा ये है जिसे आप ऐसे में या फिर जीएस में इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले 50 सालों में पूरे वर्ल्ड में मिसिंग वुमेन की संख्या है 142.6, जिसमें से इंडिया में 45.8 मिलियन जो महिलाएं हैं वो मिसिंग हैं। चाइल्ड मैरिज की बात करें, 18 की एज पहुंचने तक हर 5 में से 1 गर्ल की मैरिज हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन रिवाइज करने से पहले थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में। ये देखो, यूनाइटेड नेशंस की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। कब इस्टाब्लिश हुई थी? ये 1969 में इस्टाब्लिश हुई थी। इस एजेंसी का एम ये है ऐसा वर्ल्ड सुनिश्चित करना जिसमें हर एक प्रेगनेंसी वांटेड हो और हर एक चाइल्ड बर्थ सेफ हो, हर एक यंग पर्सन अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सके, इस प्रकार के वर्ल्ड का निर्माण करना। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट आर्टिकल उन्नत भारत अभियान के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ट्रीफेड ने एक MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ उन्नत भारत अभियान के लिए। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एटलीस्ट 5 विलेजेस के साथ जोड़ा जाता है। अगर देखो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 5 विलेजेस के साथ जोड़ा जाएगा तो वो हायर एजुकेशन का संस्थान कोशिश करेगा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जिन गांव के साथ उसको जोड़ा गया है वहां पर उन गांव की इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। समझ गए? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। देखो, उन्नत भारत अभियान 1.0 में ये स्कीम, ये प्रोग्राम कुछ ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए लिमिटेड था, बट उन्नत भारत अभियान 2.0 में ये जो अभियान है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन है। बट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का चुनाव होता है एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर।
अगर कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको मौका दिया जा सकता है, उनको 5 विलेजेस से जोड़ा जा सकता है वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए। IIT दिल्ली जो है वो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, ताकि नेशनल लेवल पे इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में है। देखो, हर साल 11 जुलाई का जो दिन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद ये होता है जागरूकता फैलाना पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, ताकि विभिन्न देश जो हैं वो और ज़्यादा एंकरेज हों पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी, मतलब कब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को इस्टेब्लिश किया गया था? 1989 में। और किसने इस्टेब्लिश किया था? इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की गवर्निंग काउंसिल ने। थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। थोड़ी सी जानकारी हम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, UN जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है। ये पॉपुलेशन फंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के तौर पे काम करता है। कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था? देखो, शुरुआत में 1967 में इसे एज ए ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इस फंड ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए 2 साल बाद यानी 1969 में। 1987 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इससे पहले नाम हुआ करता था इस ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, लेकिन जो शॉर्ट नेम है UNFPA, ये शॉर्ट नेम आज भी शॉर्ट ही है, मतलब आज भी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को UNFPA के नाम से जानते हैं। इसे रिटेन किया गया नाम चेंज होने के बावजूद, छोटे नाम को। फंक्शंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं इस पॉपुलेशन फंड के द्वारा? जैसा देखो, शुरुआत में डिस्कस किया, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, 4 और 5, ये गोल्स किससे संबंधित हैं? हेल्थ से, एजुकेशन से और जेंडर इक्वलिटी से। इनसे संबंधित फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, US में। एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसके बारे में UPSC पूछ सकती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।